सो हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, दो वीडियोस में जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वहां पर डिस्कस कर ली थी कि वर्किंग ऑफ ब्रेन क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ ली थी। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि किसको स्टिमुलस बोलते हैं और किसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो ध्यान से समझते जाना, क्योंकि ये जो वीडियो है आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे अभी हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू आवर बॉडी कीप इन्फ्लुएंसिंग आवर बॉडी इन मेनी वेज। हमारे बॉडी को जो है अलग अलग तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है पहुंचते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल के थ्रू भी हो सकता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मेथड से हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है आते जाते हैं। Without a response at a proper instant, these may affect our body adversely। और अगर हमारे बॉडी को किसी एक ने क्या किया, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल ने क्या किया, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया और हमने उसके रिवर्स में जो है कोई अगर रिएक्शन नहीं किया, तो ये हमारे बॉडी को क्या कर सकता है, बहुत एडवर्सली जो है इफेक्ट जो है कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, when our hand touches a hot utensil, it instantly move away from it। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तो हमारा जो हाथ होता है वो तुरंत क्या होता है, वहां से अपने आप को हटा लेता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, द स्टिमुलस ऑफ हीट पासेस टू आवर हैंड थ्रू द सेल्स दैट आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्टिमुलस। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो हाथ होता है जब वो यूटेंसिल को टच करता है तो हीट क्या होता है, यूटेंसिल से हमारे बॉडी में आता है। और हमारे बॉडी में जब आता है तो उसका डायरेक्टली कांटेक्ट किससे होता है, सेल से होता है। और इसी सेल के कारण जो होता है स्टिमुलस जो है होता है। दे आर देन कैरिड फॉरवर्ड बाय द नर्व्स कॉल्ड द सेंसरी नर्व। इसके बाद क्या होता है कि जो सेल है जिसने क्या क्या हीट को सेंस किया, वो मैसेज, अगला मैसेज किसको पहुंचाएगा, सेंसरी नर्व्स को जो है पहुंचाता है। फिर ये सेंसरी नर्व किसको पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड्स को जो है पहुंचाता है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड्स किसको पहुंचाता है, ब्रेन को जो है पहुंचाता है। क्योंकि अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें कहां से कंट्रोल होती है, ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। बस ब्रेन तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग है। जैसे इसमें सेल से कहां गया, सेंसरी नर्व में गया, नर्व से कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड से गया, स्पाइनल कॉर्ड से कहां गया, ब्रेन में जो है गया। A response is affected against the stimulus from the spinal cord or brain through the nerves called the motor neurons। अब कोई इंफॉर्मेशन अगर हमारे ब्रेन तक पहुंची है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन के लिए आंसर करने के लिए कुछ रिएक्शन करता है। और ये जो रिएक्शन है ये तो ब्रेन करता है या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। और ऐसे सेल्स जो कि रिस्पॉन्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो है कहलाते हैं। दिस इन्फ्लुएंस द मसल्स ऑफ आवर आर्म इन सच अ वे दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट अकर्स। जैसे अगर हमने किसी गरम बर्तन को छू लिया तो हमारे सेल ने ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया। फिर हमारे ब्रेन ने क्या किया, हमारे हाथ में जो मसल्स हैं उनको मैसेज किया और उनको इस तरीके से काम में लगा दिया। कैसे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। मतलब हमारा हाथ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे हाथ को बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो। और झट से हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को जो है गर्म बर्तन से जो है उठा लेते हैं। तो उठाने का काम किसने किया, ब्रेन ने हमारे हाथ के मसल्स को मैसेज किया कि अब यहां से हटा ले, ये हमारे बॉडी को क्या करेगा, डैमेज करेगा करके। द कंप्लीट सर्किट फ्रॉम सेंसिंग अ स्टिमुलस टू अफेक्टिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब किसी चीज को सेंस करना और सेंस करने से लेके रिस्पॉन्स करने तक के बीच की जो जर्नी होती है, इस पूरे जर्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो है बोलते हैं। सी फिगर 7 which is a schematic representation of the process. Most reflex action, that is the action occurring involuntarily, are affected by the spinal cords। और इसमें से मोस्टली जो इनवॉलेंटरी जो होते हैं एक्शंस, उसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड्स आपका ज्यादा चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि ये देखो, जो चीज अभी हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हॉट यूटेंसिल है। इस यूटेंसिल में क्या है, गर्म पानी जो है रखा हुआ है। तो इसको आपके हाथ ने क्या क्या टच किया, और आपके हाथ के कौन से ऑर्गन ने टच किया, आपके सेल ने। फिर सेल में कौन था, आपका स्किन, आपके स्किन ने इसको क्या क्या टच किया।
फिर इसके बाद क्या हुआ, इस स्किन ने आपके क्या किया, सेंसरी नर्व को मैसेज भेजा कि हाँ मैंने एक गर्म चीज छुई है। फिर ये सेंसरी नर्व ने अपना इंफॉर्मेशन कहाँ भेजा, स्पाइनल कॉर्ड को। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड अपना अगला इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, ब्रेन को जो है भेजेगा। फिर ब्रेन इस चीज को जब पढ़ेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, आंसर देगा। और इस आंसर देने का काम ब्रेन डायरेक्टली कर सकता है या स्पाइनल कॉर्ड्स भी कर सकता है। अब इसके बाद देखो, व्हाट वुड यू हैव इवन इन द गिवन एग्जांपल इफ देयर वाज नो रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है, कुछ रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा, आंसर रिस्पॉन्स होगा, आपका हाथ जो है गर्म यूटेंसिल से दूर हट जाएगा। If a utensil is hot, you use it carefully. Do you think your brain has any role in doing so? जब आप घर में रहते हो और किचन में खाना बनाते हो और कोई चीज गर्म रहती है, तो आप क्या करते हो, उस काम को एकदम केयरफुली करते हो। क्यों केयरफुली करते हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो क्या रहता है, एकदम जो है जगा हुआ रहता है, वेकअप कंडीशन पर रहता है। और वो बार बार आपके मसल्स को, आपके स्पाइनल कॉर्ड्स को मैसेज भेजते रहता है कि इसको टच नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, क्योंकि टच करने से ये हमारे बॉडी को डैमेज करेगा। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, जब किसी गर्म चीज जगह पर हम लोग खड़े होते हैं या खाना बनाते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, और वो एक्टिव रहने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, गर्म चीजों को जो है नहीं छूते। अगर आपका ब्रेन किसी और तरीके से कुछ और कंडीशंस पर काम कर रहा होगा, तब आपका जो मसल है वो क्या हो सकता है, गर्म चीज को जो है टच कर सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप केयरफुली काम करते हो गर्म चीजों के साथ, तो इसमें ब्रेन का कोई रोल होता है क्या, तो आंसर है ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही क्या करता है, हमारे मसल्स को एक्टिव करके रखे रहता है कि इसको टच नहीं करना है करके। नाउ इफ वी कंसिडर व्हाट वी हैड इन एक्टिविटी 1। अब आप एक्टिविटी 1 को याद करो, जिसमें हमने क्या किया था, एक आपका फ्रेंड था जिसके हैंड में हमने एक स्केल को पकड़ाया था, और दूसरा आपका हैंड था जहां पर आपने इसको पकड़ा था, और आपके फ्रेंड को क्या बोला था कि स्केल को ड्रॉप करो करके। ये वाली एक्टिविटी याद करो, पहले वाले वीडियो में थे। We shall find that we had been able to hold the stick quickly if we got information about its fall through our ear and we could observe the stick with our eyes. अब वो जो इंफॉर्मेशन है कि हमको क्या करना है, स्केल को पकड़ना है, वो इंफॉर्मेशन को हमने सबसे पहले कहां से गेन किया था, तो हमारे कानों से जो है हमने उसको क्या किया था, गेन किया था। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स करने में कौन सा पार्ट एक्टिव हुआ था, हमारा आईज। हमारा आईज को जब फील हुआ कि अब स्टिक गिरने वाला है, तो हमारे हाथ को क्या किया, उसने काम पे जो है लगा दिया। सो एज अ रिस्पॉन्स वाज अफेक्टेड बाय द मसल मूवमेंट अगेंस्ट द स्टिमुलस टू होल्ड अ फॉलिंग स्टिक। मतलब कोई भी स्टिमुलस हुआ तो उसके अगेंस्ट में हमारे मसल ने क्या किया, मूवमेंट जो है किया। Thus a coordination mainly between eye, ear and hand was necessary. तो एक्टिविटी 1 को करने के लिए हमारे आईज में, हमारे ईयर में और हमारे हैंड में, इन तीनों में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हम लोग स्केल को जो है कैप्चर नहीं कर पाते, उसको पकड़ नहीं पाती, या तो वो गिर जाता या फिर उसको हम लोग छोड़ देते। ये ऐसा ही होता है एक्टिविटी 1 में। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे आपके बॉडी के ऑर्गन्स के पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। उनके बिना कोऑर्डिनेशन के आप ये सारे काम को जो है नहीं कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, देखो, थिंक एंड स्टेट which other parts of our body were involved in the action mentioned above। अब ये जो आगे जो एक्टिविटी 1 था और अभी वाला जो हमारा एक्शन था हैंड वाला, इसमें आपके कौन कौन से और बॉडी के पार्ट जो है क्या थे, काम में लगे हुए थे। तो आपका ब्रेन था, आपका ब्रेन तो एक और इंपॉर्टेंट काम है ना, उसके अलावा बहुत सारे नर्व सेल्स थे, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड्स थे, ये सब जो है लगे हुए थे। अब यहाँ पर देखो, दो तरीके के क्या होते हैं, नर्व होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व बोलते हैं। अब देखो, सेंसरी नर्व क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो नर्व काम करते हैं, उन नर्व को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। जैसे कि आपने अपने कानों से कोई चीज सुना, कि जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको आवाज दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स जो है बाहर आवाज दे रहे हैं, तो उस चीज को आपने एयर ने क्या किया, आपके कानों ने जो है उसको सेंस किया। अब ब्रेन को मैसेज किया कि हाँ, ये ABCD या XYZ नाम का तुम्हारा जो भी नाम है, उसको कोई बुला रहा है, उसको कोई आवाज दे रहा है करके। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको पहुंचाने का काम ब्रेन तक किसने किया है, तो आंसर है सेंसरी नर्व ने जो है किया है। इसके अलावा आपने अपनी आंखों से जो भी चीज देखी है, उसको भी ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आपके सेंसरी नर्व जो है कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को जब देख रहे हो तो आपके दोनों पार्ट्स एक्टिव हैं। कौन कौन से, आपके कान और आपके आंख। आंखों से आप देख रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे आइज लिखा, तो इसको आप देख रहे हो, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अपने कानों से सुन रहे हो साउंड को। तो ये जो साउंड है और जो देख रहे हो,
इस दोनों को आपके ब्रेन तक पहुंचाना ही पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो इन दोनों को, मेरे आवाज को और मैं जो लिख रहा हूं उसको आपके ब्रेन तक जो पार्ट्स पहुंचा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेन जब इस सेंसर के बीच में, मतलब सेंसरी नर्व जो इसके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो इसके अगेंस्ट में ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो जिसके थ्रू वो रिस्पॉन्स करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स। जैसे अगर मैं बोलूं पॉज द वीडियो, तो आपके कान ने सुना कि सर ने क्या बोला, पॉज द वीडियो, तो आपका कान क्या करेगा, ब्रेन को बोलेगा कि सर ने बोला है कि वीडियो को पॉज करो। फिर आपका ब्रेन क्या करेगा, आपके हाथों को जो है एक्टिव करेगा, फिंगर्स को जो है, आपके मसल्स को जो है एक्टिव करेगा, और आपके मसल्स के थ्रू वीडियो जो होगा वो क्या हो पाएगा, पॉज हो पाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स बोलते हैं। तो मोटर नर्व्स क्या होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। एक कुछ और भी नर्व्स होते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज जो होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, खुद ही कंट्रोल कर लेता है, ब्रेन तक जाने की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। अब उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि कुछ और एग्जांपल्स बताओ किसके, रिफ्लेक्स एक्शन के। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को देखकर एक्शन करने के बीच का जो टाइम होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अगर आप रोड में जा रहे हो, अचानक आप बाइक चला रहे हो फुल स्पीड में, अचानक से कोई रोड के सामने आ गया, तो क्या करता है, आपका आंख देखता है, ब्रेन को मैसेज भेजता है कि सामने कोई है। आपका ब्रेन तुरंत आपको क्या करता है, पैर को जो है बोलता है कि ब्रेक दबा करके। तो यहाँ पर देखने से ब्रेक दबाने तक के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स टाइम। और इसके बीच में जो जो भी चीज हुआ है, आपके आईज ने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया, फिर ब्रेन ने क्या किया, मोटर नर्व को एक्टिव किया, मोटर नर्व को एक्टिव करने के बाद आपके पैरों ने ब्रेक को दबाया, फिर आपकी गाड़ी रुकी, तो ये पूरा का पूरा एक्शन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो है कहलाता है। अब इसके बाद देखो, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, what do you think happen when our finger are pricked suddenly? What are the organs involved in this process? Draw a systematic diagram to represent the same. अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने फिंगर्स को जो है क्या किया, प्रिक्ड किया तुरंत, तो इसमें कौन कौन से पार्ट जो है आपके आए, एक्टिव हुए, कौन कौन से जो है किस तरीके से वर्क हुआ, इसको आपको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पर देखो, ये चीज आपने देखी होगी, अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए होगे, या आपके बोन्स में जब दर्द होता है तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे आपकी नी में कोई दर्द हो रहा है, आपके घुटने पर क्या हो रहा है, कहीं पर दर्द हो रहा है, तो जॉइंट पर डॉक्टर चेक करने के लिए क्या करता है, एक छोटा सा हैमर लेकर आता है और उसको क्या करता है, मसल्स को चेक करता है कि कौन सा मसल जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो अगर नॉर्मल मसल को हैमरिंग करेगा तो हमारा पैर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस मसल में प्रॉब्लम होगी उसी मसल को अगर डॉक्टर अगर हैमर करेगा तो आपका पैर क्या होता है, तुरंत जो है किक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे देखो, अगर ये गलत मसल को हिट कर रहा होगा तो इसको पेन नहीं होगा, तो इसका पैर नॉर्मल है। लेकिन मान लो ये वाला जो मसल है या ये वाला जो नर्व है जिसमें प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने इसी को क्या कर दिया, हिट कर दिया, तो आपका पैर तुरंत क्या होता है, दूर चले जाता है। तो इसका यूज जो होता है वो डॉक्टर भी क्या करते हैं, नर्व्स को पता लगाने के लिए करते हैं कि कहां पर जो है प्रॉब्लम है करके। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हार्मोन्स। अब देखो, मैंने पिछले के सेकेंड वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट डेट में अगर हम लोग बात करें तो साइंटिस्ट इसने डेवलप हो चुके हैं, और उन्होंने पता लगा लिया है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो टाइप के जो है क्या होते हैं, पाथवे होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि हमारे नर्व के थ्रू जाते हैं, और दूसरा होता है केमिकल्स। तो केमिकल्स के थ्रू भी हमारा बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल जो है होता है। जैसे हम लोग किसी को देखकर अगर स्माइल कर रहे हैं, किसी को देखकर हम लोग अगर दुखी हो रहे हैं, या कुछ चीजों से हमारा हार्ट बीट बढ़ रहा है, कोई भी चीज हो रही है, तो उसको करने के पीछे केमिकल्स जो होता है वो हमारा काम जो है करता है। अब आगे देखो, apart from electrochemical pathway through a system of nerves, there are other pathway of conduction of signal or information in our body. तो ये तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल मेथड होता है और केमिकल मेथड होता है जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, कुछ और पाथवे होते हैं, कुछ और तरीके होते हैं जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है इंफॉर्मेशन का जो है ट्रांसफर जो है होता है। और ये क्या कहलाते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। They are certain organs where some chemicals are produced that reach different location of our body through the blood. और ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल्स तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक क्या होते हैं, ये केमिकली जो है पहुंचते हैं किसके साथ,
ब्लड के साथ जो है पहुंचता है। जैसे ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ब्लड में जो है आपके आयरन होते हैं, ब्लड में जो है कैल्शियम होता है। तो इन सबको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड पहुंचाता है। और जिस जिस जगह पर जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करते हैं, उन चीजों को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होता है इन इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का, वो ब्लड के थ्रू केमिकल्स का जो है होता है। These chemicals are mainly protein and called hormones। ये जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। जैसे आप 9th से 10th में गए होगे, 10th के बाद जैसे 11th में जाओगे, या फिर 8th से जब 9 10 क्लासेस में आते हैं, तो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होने लगता है, चेंजेस जो है होने लगता है। जो बॉयज होते हैं उनमें बियर्ड आने लगती है, उनकी आवाज जो होती है वो रफ होने लगती है। वहीं पर जो वुमेन्स होती, जो गर्ल्स होती हैं, उनका वॉइस जो होता है सॉफ्ट होने लगता है, उनके बॉडी में जो है अलग अलग चेंजेस जो है आने लगते हैं। तो ये सब का रीजन कौन सा होता है, इन सब का रीजन जो होता है वो हार्मोन जो है होता है। अब ये जो हार्मोन वर्ड है, ये ग्रीक से आया है। ग्रीक का एक ओरिजिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अफेक्टिंग मोशन, मोशन को क्या करना, इफेक्ट करना, हार्मोन्स का मीनिंग। अब देखो हार्मोन्स का और हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। हार्मोन्स आर इंपॉर्टेंट एजेंट दैट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। देखो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन्स आर फॉलोज। अब देखो कुछ जगह पर जो है हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। Other than certain chemical required for digestion, a hormone called insulin is and also produced by our pancreas। हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन एसिड्स के अलावा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन बोलते हैं। अब ये इंसुलिन क्या होता है, देखो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन आवर बॉडी फेल्स टू यूज शुगर। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे आप जो भी खा रहे मीठी चीजें, जो उसमें से जो शुगर होगा उस शुगर को आप अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। दस द किडनी पासेस शुगर प्रेजेंट इन ब्लड इनटू द यूरिन। और आपका जो किडनी है वो क्या करेगा, जो ब्लड में शुगर होगा उस शुगर को क्या करेगा, यूरिन के थ्रू जो है बाहर कर देगा। वी आर सेड टू बी अफेक्टेड बाय द डायबिटीज व्हेन वी हैव शुगर इन यूरिन एंड मोर शुगर इन ब्लड देन नॉर्मल। देखो अगर किसी के बॉडी में अगर ब्लड में ज्यादा शुगर हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं डायबिटीज करके। जैसे आप लोग सुने होंगे कि मेरे को डायबिटीज है, मेरे को ये है, मेरे को मीठा नहीं खाना है, ये सब ऐसे ही बोलते हैं ना। आप सुने होंगे आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी होते हैं वो बोलते हैं कि डायबिटीज का प्रॉब्लम है करके। तो डायबिटीज में क्या होता है, देखो जब आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के कम होने के कारण क्या करता है, जो आपका जो किडनी है वो क्या करता है, शुगर को छान नहीं पाता है और उसको क्या करता है, सीधा यूरिन बनाकर बाहर भेज देता है। तो जिसके कारण से आपके इंसुलिन क्या होता है, अनबैलेंस जो है हो जाता है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए कितना होना चाहिए, 80 से लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। मतलब एक डेसीलीटर ब्लड में जो है 80 से जो है 20 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, शुगर जो है होना चाहिए। अगर बॉडी में शुगर ज्यादा है तो भी खतरनाक है, बॉडी में अगर शुगर कम है तब भी वो खतरनाक है। देखो A very high amount of insulin is also fatal for the body। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन है तो बॉडी क्या होने लगती है, फैटी होने लगती है। Say if a patient is given high dose of insulin, the kidney remove all sugar available in blood, leading to a death of sugar for cell even our brain। अब अगर किसी पेशेंट को अगर हाई डोज में इंसुलिन दे देंगे तो आपका किडनी क्या करेगा, आपके ब्लड में जितना भी शुगर होगा उस सबको यूरिन बनाकर क्या कर देगा, बाहर भेज देगा, और आपके ब्रेन को जो है शुगर नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रेन को काम करने के लिए शुगर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगा तो आपका ब्रेन जो है काम करना बंद कर देगा। इंसुलिन इज इसेंशियल फॉर ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उसको कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में उसको इंसुलिन चाहिए ही रहता है। It is important that a proper amount of insulin reaches the cell, thus it produces a particular organs the pancreas। आपके बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए, अब उसको जो है इंसुलिन चाहिए ही। अगर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वो पार्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डैमेज जो है आपका होने लगेगा।
It is released and transported through blood to the different parts of our body under the control of our nerve system. और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है, और पेनक्रियास से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड जो है करता है। ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये जो आपका क्या नाम है, इंसुलिन, ये अलग अलग जगह पर जो है जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में ये पहुंचता है। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ ऑर्गन्स के पिक्चर दिए हुए हैं, जिन ऑर्गन्स में क्या होता है, हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होता है। तो जैसे देखो, एक तो ब्रेन के आसपास प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड बोलते हैं, जो कि गले के पास होता है, और गले के जस्ट नीचे एक और होता है, थायराइड होता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत लोगों को क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है। और थायराइड के कारण क्या होता है, या तो उनका वेट अचानक से बढ़ने लगता है, फूलने लगते हैं, या उनका वेट जो है कम होने लगता है। तो ये किसके कारण से होता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के कारण। इसके अलावा, अच्छा ये फीमेल का पिक्चर है और ये मेल्स का पिक्चर है। इसके अलावा देखो, एड्रेनल्स होता है, मेन में भी होते हैं, वुमेन में भी होते हैं, और पेनक्रियास यहाँ भी होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो मेंस होते हैं उनमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस पर जो है प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स में जो ओवरी होती हैं, ओवरीज में जो है क्या होता है, हार्मोन्स का जो है प्रोडक्शन जो है होता है। और ये टेस्टिस और ओवरीज जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन में क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। There is a gland called the parathyroid in our neck region that produces a hormone that is mainly responsible for maintaining level of calcium in blood. अब देखो, पैराथायराइड कहां पर था, देखो ये वाला जो पोर्शन था, मतलब आपके गले के आसपास जो होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, गले के आसपास क्या होता है, एक ऑर्गन्स होता है। जो ऑर्गन्स जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक ग्लैंड होता है बेसिकली, और वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड जो है बोलते हैं। और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करना, मेंटेन करना। क्योंकि आपको पता होगा कि कैल्शियम की कमी होने से आपके बोन्स में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, पैराथायराइड जो है करता है। A low amount of hormone leads to low level of calcium in the blood, leading to the odds muscle cramp. अगर आपके बॉडी में जो है क्या हुआ है, अगर जो है कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आपको अजीब तरीके का क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बॉडी का एक मसल जो है दूसरे मसल के ऊपर में चढ़ रहा है करके, और बहुत सारे पेन्स जो है होने लगते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम की कमी है करके, फिर वो आपको कैल्शियम के टेबलेट्स वगैरह जो है आपको देते हैं। इसीलिए आपके बॉडी में अगर आपको सब चीज बैलेंस रखना है तो रोज आधा लीटर या जो भी 250 ml है वो मिल्क जो है आपको पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम जो है होता है। तो वो आपके बॉडी में क्या करता है, वो जो है आपके बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर कंट्रोल करता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जो है दूध जो है 1 साल तक या 6 महीने तक पिलाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि उनके जो बोन्स हो वो क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके करके। तो अगर आपको भी हेल्दी रहना है, और अगर इसमें से आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हो, अगर इसमें से कोई एथलीट होगा तो उसको पता होगा कि मिल्क का इंपॉर्टेंट जो है कितना होता है। परहैप्स बोन्स टेक अप कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। हमारे जो बोन्स होते हैं वो बोन्स क्या करते हैं, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ब्लड में आयरन होता है, ब्लड में कैल्शियम होता है। तो जो जो पार्ट को जो जो चीज चाहिए होती है वो ब्लड से क्या करते हैं, लेते रहते हैं। तो जो बोन्स होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको मेंटेनेंस करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो जब ब्लड फ्लो होते रहता है तो ये क्या करते हैं, ब्लड से जो है कैल्शियम को जो है सक कर लेते हैं। A high level of hormone leads to high level of calcium in blood as the bones start softening as the calcium passes into the blood from them. अगर ज्यादा अमाउंट में आपके बोन्स को कैल्शियम मिल गया तो आपका बोन्स स्ट्रांग होने के बजाय क्या होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा। और सॉफ्ट होने के कारण फिर ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोनों के दोनों कंडीशन हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। कम कैल्शियम होगा तो क्रैम्प्स होंगे, ज्यादा कैल्शियम होगा तो क्या होगा, आपका बोन्स जो है सॉफ्ट होता जाएगा, आपका स्केलेटन जो है स्ट्रांग जो है नहीं होगा। अब आगे देखो, अनदर ग्लैंड कॉल्ड द थायराइड प्रोड्यूसेस। एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड जो है हम लोग बोलते हैं। द हार्मोन थायरोक्सिन। अब ये जो थायराइड जो ग्लैंड होता है ना, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। विच रेज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं। Without this hormone, rate of oxidation is negligible. If a level of this hormone is less,
इन ब्लड अ पर्सन बिकम फैट एंड स्लगिश। अगर किसी पर्सन में थायरोक्सिन की कमी हो गई है तो वो बंदा या वो बंदी क्या होगा, बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा और स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है जल्दी थक जाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा, आलसी हो पाएगा। अ हाई लेवल ऑफ हार्मोन लीड्स टू लॉस ऑफ वेट। जितने भी दुबले पतले लोग होते हैं ना, जितना भी खाना, वो बोलते हैं कि मैं कितना भी खाना खाता हूँ मेरे को लगता ही नहीं करके, वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो होता है थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा खाने के बाद भी उनके बॉडी में क्या होता है, तुरंत जो है लगने लगता है। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है थायरोक्सिन के कम या ज्यादा होने के कारण। तो अगर आप थोड़ा सा खाना खाते हो लेकिन फिर भी आप ज्यादा फैटी होते जा रहे हो, इसका मतलब हो सकता है आपके बॉडी में क्या होगा, थायरोक्सिन जो है ज्यादा या कम हो गया होगा। और अगर आप कितना भी खाते हो आप मोटे हो ही नहीं रहे हो, इसका मतलब हो सकता है आपको थायरोक्सिन जो है लेवल ज्यादा हो सकता है। मैं एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि थायरोक्सिन के कम ज्यादा होने के कारण ही पतले या मोटे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें से एक रीजन थायरोक्सिन जो है होता है। और अगर हार्मोन्स का लेवल ज्यादा है, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन का, याद रखना कौन सा हार्मोन किस काम में आता है, पूछेगा ये। तो थायरोक्सिन का लेवल अगर हाई हो जाता है तो पर्सन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और बहुत एक्टिव होता है, तुरंत एक्टिव रहते हैं हम लोग। देखना जो दुबले पतले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि उनमें एक्टिवनेस ज्यादा होता है, और जो फैटी लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। The pulse rate increases and the several other complication emerges and the person becomes seriously ill। और अगर ये अनबैलेंस हो गया थायरोक्सिन तो एक पर्सन को बहुत सारा सीरियस प्रॉब्लम जो है हो सकता है। When due to cancer or other complication दिस ऑर्गन इज रिमूव्ड। कई बार क्या होता है कि कैंसर या कोई और बीमारी होती है तो इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, थायरोक्सिन को, मतलब आपके थायराइड ग्लैंड को जो है रिमूव कर दिया जाता है। The person is administered a fixed required amount of doses of the hormone daily। और उस पर्सन को एक फिक्स्ड अमाउंट में हार्मोन की जो है जरूरत जो है पड़ती है। If it is given at a higher dose than daily requirement, then the oxidation rate escalates, leading to a high oxygen demand and the person become ill। लेकिन अगर आप इसमें से क्या किए, थायरोक्सिन को रिमूव कर दिए और अगर उसको नॉर्मल डोज नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर आप थायराइड को, ये जो थायराइड जो आपका ग्लैंड है उसको रिमूव कर दोगे तो आपको आर्टिफिशियली क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी जिससे आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो। तो आपको एक फिक्स्ड डोज जो है देना पड़ता है। अगर आपने उस डोज से ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, आप बीमार जो है पड़ जाओगे। If a normal request dosage was given to person with a normally functioning thyroid, then the organ would stop producing the hormones as long as level of hormones administered externally remain normal in blood। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को दो दोगे हाई डोज तो उसका भी क्या हो जाएगा, थायराइड जो है काम करना बंद कर देगा। अब आगे देखो, एड्रेनल्स प्रेजेंट अबव द किडनी। हमारी किडनी के जस्ट ऊपर में कौन प्रेजेंट होता है, एड्रेनल्स जो है होते हैं। देखो मैं आपको पिक्चर दिखा था ना, एड्रेनल्स होते हैं करके, मेल और फीमेल दोनों में। ये देखो किडनी के ऊपर में क्या होते हैं, एड्रेनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब इन एड्रेनल्स का क्या काम होता है, ध्यान से समझते जाओ। अब आप एक एक हार्मोन के फंक्शन को याद रखना, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन जो होता है वो किस चीज के लिए जो है एक्टिव होता है। अब आगे देखो, एड्रेनल्स प्रेजेंट अबव द किडनी आर प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स। एड्रेनल्स जो होते हैं वो बहुत सारे क्या करते हैं, हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। दे आर वेल नोन इन प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स बोलते हैं। दैट अफेक्टेड एक्शन रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द सडन फियर एंड द एम्बेरसमेंट। आपके, अगर आपको सडनली क्या होता है, डर लगता है या सडनली आप शॉक हो जाते हो, तो उस समय जो हार्मोन रिलीज होता है वो कहां से होता है, एड्रेनल से जो है रिलीज होता है। जब आपका एम्बेरसमेंट होता है, सडन डर लगता है, तो उस समय मतलब एकदम वियर्ड कंडीशन पर जो है ये हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। A particular hormone secreted by this gland helps in the controlling the level of salt in our body। लेकिन इसका एक फायदा भी होता है कि जो एड्रेनल जो होते हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत सारे करते हैं। तो उसमें से एक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, शुगर लेवल को कम, सॉरी सॉल्ट लेवल को क्या करता है, कम करता है। This hormone is secreted from the outer layer of this gland। In the absence production of these hormones, a person may be kept alive by filling her with a fixed small amount of salt per day, otherwise it will be fatal for the individual। अगर किसी पर्सन के बॉडी में अगर एड्रेनल प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं कर रहा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जिंदा रखने के लिए आपको डेली उसको सॉल्ट खिलाना पड़ेगा फिक्स्ड अमाउंट में। और अगर आपने उसके बॉडी से एड्रेनल्स ने काम करना बंद कर दिया है और अगर आप उसको क्या कर रहे हो, उसको फिक्स्ड अमाउंट में अगर सॉल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा और एक दिन क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। अब उसके बाद आगे देखो,
हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूसेड बाय द टेस्टिस। अब मेल्स में जो होता है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? टेस्टिस करता है। और ओवरी जो होता है वो फीमेल्स में जो है होता है। दैट ब्रिंग अबाउट वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। जब आप क्लास 8 से 9 में जाते हो या जब आप एडल्ट एज में रखते हो तो वहां पर क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो बॉयज होते हैं उनमें बियर्ड आने लगते हैं, उनका वॉइस जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बजाय क्या होने लगता है, थोड़ा हार्ड होने लगता है मेल्स में। और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल्स। और फीमेल्स में क्या होता है, इन्हीं हार्मोन चेंज के कारण जो है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लगता है, उनके मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होते हैं वो क्या होने लगते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं। हार्मोन फ्रॉम दिस ग्लैंड इज रिलीज्ड इन द मैच्योर इंडिविजुअल। और ये कब तक होते हैं, जब आप तक मैच्योर हो तब तक भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस जो है होते रहते हैं। एज वेल एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। इसके अलावा जो टेस्टिस होते हैं और जो ओवरीज होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और जो जो वुमेन्स में होती हैं ओवरीज जो होती हैं उनमें एग्स के प्रोडक्शन में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। Another hormone released in the female called the progesterone aids in the pregnancy and the menstruation। एक फीमेल में स्पेशल टाइप का हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। और इसी प्रोजेस्टेरोन के कारण से क्या होता है, उनमें प्रेगनेंसी होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उनका कंट्रोल इसी के थ्रू जो है होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑफ लेवल ऑफ हार्मोन्स, किस तरीके से हमारे बॉडी में जो है हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है तो आपके बॉडी में हार्मोन्स का जो है बैलेंस होना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एक चीज कम या ज्यादा हो जाएगी तो आपका बॉडी जो होगा वो प्रॉपर सही तरीके से काम जो है नहीं करेगा। तो किस तरीके से ये होता है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग अभी एडल्ट एज पर हो तो अगर आप आगे की लाइफ अच्छे से जीना चाहते हो तो आप अपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हो कि कौन सा हार्मोन्स क्या होता है, कैसे होता है, कब किस हार्मोन्स के कारण से कौन सी चीजें होती हैं। तो आप उसको बैलेंस भी करोगे प्रॉपर एक्सरसाइज करके, प्रॉपर खाना लाके जो है आप हार्मोन्स को अगर बैलेंस करते हुए चलोगे तो आप कोई भी बीमारी जो है आपको जल्दी नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।